तो ये आपने मनोज झा को सुना, काम यहाँ का मतलब दिमाग का पंक्चर भी लगाना जानते हैं। और आखिर में जो उन्होंने बात कही कि मुसलमानों का इस देश के साथ करार गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद के साथ करार था, जो उस करार को तोड़ेगा तो वो जान ले तख्त को ताबूत बनते देर नहीं लगती। त्रिपाठी जी। नहीं, एक तो सबसे पहले ये कि सचमुच देश आगे जा रहा है, बड़े शानदार हाईवे बन गए हैं, ट्यूबलेस टायर हो गए हैं, पंक्चर होता नहीं है अब। लेकिन कुछ लोग हैं जो बेईमान लोग हैं, जो पंक्चर करके पंक्चर बनाते हैं। ऐसे बेईमानों से देश को बचाना है। अब मनोज झा पता नहीं किन की बात कर रहे थे, जो पंक्चर कर देते हैं फिर बनाते हैं। तो पंक्चर करके बनाने वाले बेईमान होते हैं। दूसरा, इस देश की विरासत, इस देश की संस्कृति गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद से बहुत पुरानी है। ये लोग सब उसी भारत भूमि के सामान्य पुत्र हैं जिनको नायक का दर्जा इस देश के लोगों ने दिया। करार क्या होता है भाई? कोई मुसलमान आए थे और कहा कि अच्छा ठीक है तुम्हारे साथ डील करते हैं, सौदेबाजी करने की स्थिति में था क्या कोई? मारे काटे जा रहे थे लोग, विभाजन विभीषिका भूल गए ये लोग। 15 अगस्त 1947 और वो पूरा कालखंड 1.5 से 2 महीने तक लाशों का आदान प्रदान होता रहा। ट्रेनें मार मार कर लोगों को भेज दी जाती रही और जो मुसलमान रुक गए यहां वो मौलाना आजाद, गांधी और नेहरू से करार कर रहे थे। बेईमानी की हद हो गई है। और इस तरह की बेईमानी की बात वो कहां जाकर कर रहे हैं? वो उनको जाकर बता रहे हैं जो पहले से ही झूठ की एक बुनियाद बनाकर उस पर इमारत हवा हवाई खड़ी कर रहे हैं। उसमें जाकर वो और थोड़ा सा भीगा हुआ केरोसिन डालकर माचिस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। खतरनाक है ये। किसी की कृपा पर लगातार उच्च सदन में बैठना और इस तरह की बेबुनियाद आधारहीन बातें करना, यह शर्मसार करने वाला है। और ये हमारे उच्च सदन के नेता हैं। सचमुच कोई सुने तो कहेगा क्या दुनिया के किसी और देश में कहा जा सकता है क्या कि फलाना के साथ करार किसी का हुआ था? क्यों हुआ था करार भाई? कोई उनके पिताजी की जागीर थी क्या? किसी की जागीर नहीं है ये। और मैं फिर कह रहा हूं, ये बरसों पुरानी सभ्यता है जिसमें अलग अलग कालखंड में कुछ आतताई, आक्रमणकारी, आतंकवादी तक लड़ते रहे, कुछ करते रहे, लेकिन हम जिंदा हैं। जो गुलाम है वो वहां खड़े रहेंगे, उनको जवाब उसी तरह से ये वो कहने की तरीका, जैसे 370 जब हटाई गई थी धारा, तो याद कीजिए कश्मीर के नेता क्या कहते थे कि ये हमारा इस देश के साथ करार था कि ये हमारा अलग स्टेटस रहेगा। 370 जो है उसकी पहचान थी, वो आपने तोड़ा। वो वही बात कह रहे हैं कि इस देश में करोड़ों करोड़ मुसलमान रह गए बंटवारे के बाद भी, तो उस वक्त की जो लीडरशिप थी उन्होंने आश्वासन दिया था ये तुम रहो यहां। फिर आरोप वही लगेगा तो कहेंगे कि ये सब संघियों का, भाजपाइयों का प्रपंच है। भैया इसका मतलब तो ये हुआ ना कि नेहरू जी ने वही किया, प्रधानमंत्री बनने के लिए उधर मुसलमान देश दे दिया, इधर मुसलमान दे दिया। फिर ये भी कहना चाहिए इनको। ये करार कौन सी चीज होती है? ये देश है, ये कोई किसी की संपत्ति, किसी की जागीर है क्या? आनंद भवन है क्या कि पहले लिया फिर ट्रस्ट बनाकर सोनिया जी के अंडर में डाल दिया? मुझे लगता है भावना समझनी चाहिए कि भाई आप भी आपका दर्जा दूसरे के बराबर है। गुलामी की है कि गांधी, नेहरू परिवार के अलावा इस देश में किसी को लोकतंत्र संभालने का अधिकार नहीं। ये भावना गुलामी की भावना है। इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। साफ साफ बेईमानी है, गुलामी है। बताइए सर, आप कैसे देखते हैं इस बयान को? करार का मतलब ये नहीं कि कोई रजिस्ट्री बैठ करके स्टाम्प पेपर पे करार हुआ हो। करार का मतलब ये है कि जब बंटवारा हो रहा था और मुसलमानों की बड़ी तादाद पाकिस्तान जाने लगी, तब जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के मौलाना आज़ाद ने भाषण दिया। महात्मा गांधी ने नोआखाली में जाके लोगों पर मरहम लगाया। सरदार पटेल ने निजामुद्दीन की दरगाह में बैठ करके जो है लोगों को आश्वस्त किया और कहा कि ये देश जो है जितना हिंदुओं का उतना तुम्हारा है। और ये भरोसा उन्होंने दिया और आप यहीं रहिए। और उस भरोसे पर लोग यहाँ बहुत सारी बड़ी जमात रुकी। ये बात है। करार का मतलब कोई बैठ कर रजिस्ट्री या स्टाम्प पेपर पर बैठ कर नहीं हुआ था। वो तो पूना पैक्ट हुआ था 1936 में, जब गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में, जब उन्होंने अपने कदम वापस लिए थे सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को लेकर के। तो उसको तक तो उस पर तो विवाद हो जाता है जो वाकई एक पैक्ट हुआ था। तो इसलिए करार से मतलब भरोसे की बात थी। वो मनोज झा राजनेता है, इमोशनल भाषण दे रहे हैं। उनके बीच में बैठे हुए नेता लोग इस तरह की इमोशनल भाषण देते हैं जाकर के, क्योंकि उनको ऑडियंस मिल जाता है। तो अपनी बात इस समय सबसे बड़ी बात यह, जैसा कि आप कह रहे थे कि किसी और राजनीतिक दल का कोई पहुंचा नहीं, तो मनोज झा के लिए मौका था महफिल लूट लेने का। तो उन्होंने कहा कि ऐसा बोलो। तो ये मुझे लगता है। दूसरी बात ये है कि गांधी, नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, सही कह रहे हैं हर्षवर्धन जी, सब इस माटी के सपूत हैं। उस देश के लोगों को नायक बनाया है। लेकिन ये कहना कि मतलब जो है लोकतंत्र जो है खाली एक परिवार या एक पार्टी का बंधक या वो है, वो नहीं है। लोकतंत्र इस देश के लोगों का पूरे वो है की तासीर है। और इसीलिए लोकतंत्र यहाँ पर जिंदा है। आज
कल कांग्रेस पार्टी ने 55 साल शासन किया, उसके बाद तमाम दूसरी पार्टियां की मिलीजुली सरकारें आई, आज बीजेपी की सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार चल रही है। तो लोकतंत्र तो है, लोकतंत्र किसी एक परिवार की, एक पार्टी की जागीर नहीं, कोई भी एक है, और ना राष्ट्रवाद किसी की जागीर है। राष्ट्रवाद भी इस देश के सभी दलों के उसमें है। तो ये लोकतंत्र, राष्ट्रवाद जो भी है, ये इस देश की अपनी वैल्यू है, अपना मूल्य है। वो किसी एक दल, एक विचारधारा, एक व्यक्ति, एक परिवार, किसी की जागीर नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इन सब मामलों में बहुत खुले मन से बात करनी चाहिए। और मनोज झा के बारे में यही कहूँगा, भैया राष्ट्रीय जनता दल के हैं, बिहार में चुनाव है, उनको एक राजनीतिक भाषण देना था। चूंकि मुसलमान पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसको एड्रेस कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको एड्रेस किया अपने तरीके से। और हमेशा आप देखिए, कोई भी इस तरह के नेता कहीं भी जाते हैं तो भावनात्मक भाषण देते हैं। अभी ओवरसीज आपको आपने नहीं सुना, उनका भी सुनवा दीजिएगा तो वो तो और भी कुछ बोलेंगे। अभी आया नहीं तो सुनवा देता।